ओके सो देखो, तो अभी तक हम लोग केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसका बेसिक कर लिए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन को जैसे मैंने तुमको बताया था, सबसे अच्छा एग्जांपल दो, जो पहला एग्जांपल ये था, ध्यान दो, बहुत सारी बात बताने वाला हूं मैं। ओके, ये डेफिनेशन पे अभी नहीं जाएंगे, पहले एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, यानी जब ये रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमने बता दिया था आपको, ठीक है। अब मैंने इसको लैंग्वेज में बोला कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। तो लैंग्वेज में बार बार तुम बहुत सारा रिएक्शन डेली लाइफ में होता है, बहुत सारे रिएक्शन को हमको स्टडी करना है। सभी रिएक्शन को लैंग्वेज में बोलना, बोलो अप्रोप्रिएट नहीं है, या बोलो कि कन्वीनियंट नहीं है, आसान नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि स्टडी करें तो कोई ना कोई पूरे रिएक्शन को, हर रिएक्शन को बार बार लैंग्वेज में बोलने से अच्छा है कि हम एक छोटे से फॉर्म में उसको लिख दें, रिप्रेजेंट कर दें। ओके, अब एक छोटे से फॉर्म में इसको लिख देंगे या रिप्रेजेंट कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मतलब तो वही होगा, पढ़ेंगे वही, लेकिन बार बार लैंग्वेज में लिखना नहीं पड़ेगा। अब जैसे तुमको ये रिएक्शन है, कितना जल्दी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, तुम देख के बता दिया। अब तुम्हें इसके बदले में तुम लिखने जाओ क्या कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा, तो लंबा होगा कि नहीं होगा। तो उसी रिएक्शन के टोटल इंफॉर्मेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके फार्मूला का इस्तेमाल करके, उसके सिंबल का इस्तेमाल करके, तब उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको। जब किसी केमिकल रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस है इन्वॉल्व है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, सबका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंबल फार्मूला, तो उसको बोल देंगे केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है केमिकल इक्वेशन। समझे बात को। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक लाइन का, तुम ये लाइन लिखो या लिखो चलेगा। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सो छोटा संक्षिप्त रूप, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। एग्जांपल, तो अब मैं एक चीज मैं ऐसे लिखूंगा, हाइड्रोजन, एक लैंग्वेज लिखूंगा, अंग्रेजी में भी ये लिखेंगे, हिंदी में भी ये लिखेंगे। हाइड्रोजन जब भी लिखूंगा तो हाइड्रोजन गैस बोलना, मानी गैस कोई जरूरी नहीं, केवल हाइड्रोजन है, यानी H2। ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बाबू, वाटर। ओके, तो एक तो लंबा वाला फॉर्म हो गया, अब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, और ये शॉर्ट फॉर्म है, ये थोड़ा शॉर्ट हुआ, थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, बट इसमें हमने सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये है वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हाँ शब्द समीकरण, ये शब्द समीकरण है, ठीक है जी, क्योंकि मैंने इसमें वर्ड का इस्तेमाल किया। ओके, मतलब बट लैंग्वेज से तो थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, बट पढ़ेंगे वही कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। लेकिन लिखने का तरीका ये थोड़ा शॉर्ट हुआ, लेकिन इसका फॉर्मूला इस्तेमाल तो नहीं किया ना, तो इसको केमिकल इक्वेशन नहीं बोलोगे। केमिकल इक्वेशन के लिए इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वेशन तो बोला, लेकिन ये शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन है। तो अब देखो, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, O2। तब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2। ओके, तो अब जो ये रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, ये तुम्हारा है केमिकल इक्वेशन। क्या बोलोगे इसको, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्या बोलोगे हिंदी में, इस चैप्टर का नाम भी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ओके, तो रासायनिक, समझ में आया बात को। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। जिस भी भाषा में समझो, अंग्रेजी समझो, हिंदी समझो, मैटर नहीं करता, बस समझ में आना चाहिए। जब हम पूछे तो तुम कुछ भी बता दो अपने हिसाब से, बट पढ़ के आओगे अभी तो समझ में आ जाएगा, घर पे रिवीजन करोगे तभी तुम बोल पाओगे, अब नहीं रिवीजन करो तो नहीं बोल पाओगे, ऑब्वियसली है, अपने भाषा में बोलना। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी कंपाउंड है, सभी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सबका सिंबल इस्तेमाल करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, तो इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब जितने भी केमिकल रिएक्शन हमको पढ़ना है, सबको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में ही हम लोग को स्टडी करने। अब इंपॉर्टेंट है सर, केमिकल इक्वेशन तो समझ में आ गया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एक लाइन में याद रहेगा, द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, वो मैंने परिभाषा में लिख दिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इधर वाले को पार्ट को क्या बोलते हैं, एरो के इधर वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक या प्रतिकारक भी बोलते हैं, अंग्रेजी में रिएक्टेंट। और जो बनता है नया पदार्थ, ओके, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद।
ठीक है, प्रतिफल भी बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ गया अच्छा से? ये बातें मैंने कर ली थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। आप समझना, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, चलो रसायन टाइप्स की बात कर लेता हूं। नंबर एक पढ़ना है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या पढ़ना है? सब बच्चा समझना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं, पूरा नाम ही लिख देता हूं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या होता है अनबैलेंस्ड? एक पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? हिंदी में लिख देता हूं उसका, बोलो असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलोगे? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये पहला। नंबर टू में नीचे दिख रहा है बूबू, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? सारा मुद्दा यहीं तक, यहीं पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे चैप्टर में काम आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक, सब बच्चा का ध्यान यह होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, गौर सुनो, चलो मैंने लिख दिया, सब बच्चा का ध्यान यह होना चाहिए। अब मैंने जो ये एग्जांपल लिखा था, अब इसको मैं फिर से लिखूंगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर और भी एग्जांपल अभी देखने को मिलेगा, बहुत सारा एग्जांपल पढ़ेंगे। H2O2 H2O, ठीक है जी। अब गौर सुनो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखना है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, पता है? चलो ठीक है, तो देखो इसमें कैठो हाइड्रोजन है लेफ्ट में, देखो तो मैं ऐसा करता हूं ना, बताओ पहले ये पूरे केमिकल रिएक्शन में कितने सब्सटेंस है, कितने पदार्थ हैं? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कोई नहीं है, केवल तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख रहा है। इधरो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उधरो और कोई नया चीज दिख रहा है क्या? तो क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं हाइड्रोजन, यहां पर लिखते हैं ऑक्सीजन। बताओ, यहां लिखते हैं हाइड्रोजन, यहां लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको, यहां हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन, यहां पर लिखते हैं LHS, क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड। और चलो बताओ, इसमें बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, चलो बताओ। दो, तो यहां पे मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, दो। कोई दिक्कत? राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है? दो। कोई दिक्कत? अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है? देखो ना कितना ऑक्सीजन है, दो। राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? यहां पर कुछ नहीं देख है, गौर किया? अब तुम देखो हाइड्रोजन का, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कंफ्यूजन होगा। हाइड्रोजन की संख्या दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या दोनों साइड बराबर नहीं है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब केमिकल रिएक्शन के लिए एक थ्योरी बनाई गई है कि हमने डाला ऑक्सीजन 2, अब बन के आया 1, क्या एक ऑक्सीजन की मृत्यु हो गई? यही तो हुआ है। हमने जो रिएक्शन बनाया तो हमने ये कर लिया कि एक ऑक्सीजन हम खा गए। तुम तो भूखे नहीं थे कि ऑक्सीजन खा गए। यार किसने लिखा? हमने लिखा कि थ्योरी माने कि रियल में होता है, ये तो हमने लिखा है ना। तो हमने लिखने टाइम में ध्यान दिया, गौर से देखा, तो देखा एक ऑक्सीजन हम क्या कर गए, खा गए, या एक ऑक्सीजन मर गया। ऐसा थोड़ी होगा कि ऑक्सीजन मर जाएगा। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? तो इस केस में क्या है कि दोनों तरफ, दोनों साइड जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम की संख्या सेम नहीं है। एक की बराबर लेकिन सबकी बराबर नहीं है, सबकी बराबर नहीं है। अगर सबकी बराबर है तब उसके बाद आएगी बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो पहली बात तो याद ना कि जिस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड सभी एलिमेंट के एटम की संख्या सेम ना हो तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? ओके, बोलो किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड अलग अलग एलिमेंट्स के एटम की संख्या सेम ना हो, क्या बोलोगे? बस यही है, सभी एटम एलिमेंट के एटम की संख्या सेम ना हो तो उसको बोलोगे। अभी बोले सर हाइड्रोजन तो सेम है बट ऑक्सीजन सेम नहीं है, कोई एक भी सेम नहीं है तभी बोलोगे अनबैलेंस। अगर सबका सब सेम है तब बोलेंगे बैलेंस। क्लियर गया? ये अनबैलेंस का समझ आ गया? अनबैलेंस इक्वेशन का डेफिनेशन बता दिया मैंने। किसी केमिकल रिएक्शन में तीर के निशान के दोनों ओर अगर सभी एलिमेंट के एटम की संख्या सेम ना हो तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। डेफिनेशन तुम लोग खुद से लिख के लाओगे। ओके, बट अब सुनो बैलेंस की बात करते हैं। अब अगर इसी में हम ध्यान देना, ध्यान दिया बबू, नीचे दिखेगा बबू एक लाइन दिखेगा यहाँ थोड़ा सा H2 अब दिख रहा है? चलो ठीक है, ध्यान दो।
O2 कट गया, अरे हो जाएगा हम अभी से उसको सेट कर देते हैं, डोंट वरी। ओके H2O कोई बोलेगा नहीं 2 कोई बोलेगा नहीं। चलो अब यहाँ पर ई वाला के लिए बनाओ, ई वाले के लिए मैं यहाँ से फिर से बना रहा हूँ, दिख रहा है HO LHS RHS। ई वाला केस में देखो मैंने अभी लिख दिया, कैसे किया है सब बताएंगे, तरीका बताएंगे कैसे किया मैंने, वो सारी बात बताऊंगा, लेकिन मैंने ये लिखा। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हाइड्रोजन, ए दूधना 4, गलत बात, दूधना 4 हाइड्रोजन। और राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन 4, वाह कमाल हो गया। अब बताओ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, बट यहाँ एक है ना, 2 कम, बड़का वाला 200 गुना होता है, बड़का वाला जो होता है ना, सबसे एक चीज समझाता हूँ, कितने बच्चे समझते नहीं है। जैसे ये ए है, ए के एटम है तो A4 एटम ऐसे अपना, तो यहाँ 2 लिखा रहेगा तो यहाँ पे 1 है ना, अभी 1 एटम, 2 को 1 से गुना करोगे, मैं A2 लिख दूं ना, A2 लिख दूं ना, तो अभी 2 एटम है, बट 2 से गुना कर दो ना 4, और 3A2 लिखा रहेगा तो 3 ना, अच्छा मैं A2 लिख दूं B3 लिख दूं ऐसा करके, है ना, मैं लिख दूं यहाँ पर, मैं लिख दूं यहाँ पर 2, क्या लिख दूं, तो मैं बोलूँ कि A का कितना एटम है, तो बोलोगे दूसरा 4, B का कितना एटम है, तो 6 एटम है, समझा गया, अरे समझा। चलो तो यहाँ पे बताओ तो कितना है, 2 एकम 2, जा लेफ्ट हैंड साइड भी 4 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड भी 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम है। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन हो गया कि दोनों तरफ सभी एलिमेंट के एटम की संख्या सेम है, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे असंतुलित, असमान हो संतुलित। अब मुद्दा यह है कि सर ऐसा क्यों करते हैं कि समान करते हैं, मुद्दा तो ये ना कि क्वेश्चन को इक्वल काहे करते हैं, अनबैलेंस को बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस तो समझ आ गया, अनबैलेंस तो समझ में आ गया कि इक्वल होगा तो कहेंगे इक्वल होगा तो कहेंगे बैलेंस, इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे अनबैलेंस। बट सर बैलेंस क्यों करेंगे हम, ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, तो मैं तो बोला मैंने कि केमिकल इक्वेशन में एटम एक हम खा गए, एक एटम कहाँ गया, एटम तो बर्बाद नहीं होगा, तो कहा जाता है कि एटम की न तो मृत्यु होती है और नहीं तो एटम की पैदाइश होती है, एटम जो है सो है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैं स्टार देके लिख रहा हूं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सब बच्चा का ध्यान यहाँ होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 9th में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि हमको यहां पढ़ाना है, तो मेरी आदत है कि हम यहां पढ़ाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सब बच्चे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान यहाँ होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बोलो, नियम बोलो, चलेगा यहाँ पे, ओके सिद्धांत क्लियर हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, फिर से मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा, फिर से उठा के फिर से S2 2S2 ये वाला लिखूंगा, कोई भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं तो अभी ये वाला लिखता हूँ S2O2 और 2S2O। अब तुम लोग मास निकालना तो जानते हो ना, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, जिन बच्चों को नहीं याद है, जिन बच्चों को नहीं आता वो थोड़ा सा याद होना है, एक H का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन मास जो होता है वो 1 होता है, 1 क्या होता है, और कार्बन का याद रख लो 12 होता है, कितना होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम बोल दोगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बोल दो 14 ग्राम, और ऑक्सीजन का बोल दो 16 ग्राम, उसका सोडियम का बोल दो 23 ग्राम, उसका मैग्नीशियम का बोल दो 24 ग्राम, एल्युमिनियम का बोल दो 27 ग्राम, ठीक है 27 ग्राम, और दिखेगा बबू लास्ट है, क्लोरीन का बोल दो, सल्फर का बोल दो 32 ग्राम, ओके ग्राम को छोड़ दो, ग्राम का है लिखना सर, उसके बाद सल्फर का हो गया, क्लोरीन का 35.5, क्लोरीन का 35.5, उसका पोटासियम का 39, पोटासियम का 39, और कैल्शियम का, जितना मैंने लिखा है इतना ही तुमको याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, उस गरीब बच्चों के लिए मैंने लिख दिया है ना, ठीक है। अब बताओ तुम्हारे सामने में हाइड्रोजन का मास बताओ, एक हाइड्रोजन का 1 ना, तो 2 हाइड्रोजन है, कितना ग्राम 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अब चलो यहाँ ई का लिख दिया यार, रुको ना अभी,
ये पहला वाला रिएक्शन लिखते हैं। चलो अब बताओ, यहाँ पे तो ये वाटर है ना, तो एक वाटर का एक हाइड्रोजन, वाटर में 2 हाइड्रोजन है, वाटर में ऑक्सीजन 1 है, तो एक ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, तो 16 2 18। चट्टी देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 एकम 2 16 16 2 18, तो 18 ग्राम हो गया। अब हम लेकर चले थे सामान, रिएक्शन करवा रहे थे, रिएक्शन करवाए ट्यूब में रख दिया, हम 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस रख दिया एक ट्यूब में, मैंने एक ट्यूब में था हाइड्रोजन, एक ट्यूब में ऑक्सीजन था। मैंने कहा कि दोनों को उठा करके इसका 2 ग्राम हाइड्रोजन का इसमें डाल दिया एक बड़का ट्यूब में, इसका 16 ग्राम डाल दिया, 32 ग्राम डाल दिया, कितना डाल दिया, तो हमने कितना डाला 32 2 34 ग्राम। तो हमको जो सब्सटेंस बने, चाहे नया सब्सटेंस बने, तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होना तो नया सब्सटेंस बनेगा, लेकिन हमको 34 ग्राम ही मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? हाँ 34 ग्राम ही मिलना चाहिए। 2 ग्राम 32 ग्राम लेकर चले 34 ग्राम, लेकिन बना करना, यानी कि मास कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में बर्बाद नहीं होता है, मास हमेशा सेम रहना चाहिए, टोटल मास। अगर आप स्टार्टिंग में 20 ग्राम लेकर चलो तो फाइनली भी कितना होना चाहिए? हाँ वो अलग बात है कि सब्सटेंस कई को भी बन जाए, नया सब्सटेंस कई को भी बन जाए, लेकिन सब कुछ जोड़ के उतना ही होना चाहिए। समझ रहे हो? अरे समझे, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो पूरी दुनिया में 500 रुपया है, पूरी दुनिया में, ठीक है, हम लोग की दुनिया ये इतनी बड़ी है, यही दुनिया को मान लो किसी दुनिया 500 रुपया है, ठीक है। अब तुम 500 रुपया, हम लोग यहीं पर रहते हैं, खाते पीते, हमारी दुनिया यही है, ठीक है। तो अब मेरे पास 500 रुपया था, हम 10 रुपया इसको दे दिया, ओके। अभी खर्चा की, उससे सामान ली, उसको 2 रुपया दे दी, 3 रुपया दे दी, मेरे पास 490 रुपया पूरा हुआ है, अब भाई 10 रुपया बट रहा है, ओके। तो वो 10 रुपया जोड़ के फिर 490 रुपया जोड़ के कितना होगा? 500 रुपया होगा। फिर मान लो कि मैंने और पैसा किसी और को दे दिया, मैं बहुत अमीर हूँ, ओके, सबको दे दिया मैंने, तो टोटल जोड़ के कितना पड़ेगा? 500 ही ना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो यही फंडा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश किया जा सकता है, ओके। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। मास, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है नहीं नष्ट होता, द्रव्यमान की न तो मृत्यु होती है और नहीं वो पैदा होता है, जितना है सो है। समझे बात को? हाँ टोटल सेम रहेगा बट आपस में चेंज हो सकता है। तो वही है, अरे बुझे ना, तो 34 ग्राम लेकर चले थे, 18 ग्राम बच गया, 16 ग्राम क्या भूत खा गया? हाँ हमको तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज कांस्टेंट। माने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। समझे बात को? यानी कि अभिकारक का कुल, अब इसको दूसरे, रिएक्टेंट का मास बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। इसको भी दूसरे तरीके से तुम बोल सकते हो, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, ठीक है। रिएक्टेंट का टोटल मास बराबर होना चाहिए, तो 32 2 34 ग्राम 18 ग्राम बराबर आपस में नहीं है। चलो इसको लिखता हूं, 2 + 32 कितना हुआ? 34। अरे जोड़ो ना इसको, 34 ग्राम लेकर चले थे, अब बन गया कितना? हमने, इसका मतलब रिएक्शन तो करवाया गया। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस नहीं है, नेचर में ऐसा तो होता नहीं है, तो हमको नेचर को सेट करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कर रहा हूं मैं, बैलेंस कर रहा हूं। चलो अब फिर से इक्वेशन को लिखूंगा, S2 ये था ना, ओके। चलो ये बताता हूं, अब बताओ, 4 हाइड्रोजन 4 ग्राम, 2 ऑक्सीजन तो 32 ग्राम। चलो अब वाटर, वाटर कै वाटर हो गए? 2 ना, पहले 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 16 32 32 4 36 करो ना, मुंह देख रही हो। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 और 2 एकम 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 16 16 32 32 4 36। अब जोड़ के देखो तो बराबर आया, आ गया। तो ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल कर रहा है, बट ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फुलफिल, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के विरुद्ध है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ना विरुद्ध नहीं, अनुकूल है, उसके सपोर्ट में है, ये सपोर्टिंग कर रहा है, ये बोलो अपोज कर रहा है, अपोज विरोध कर रहा है। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिंदाबाद। किसको किसको किसको? हाँ जिंदाबाद बोलना है। किसका जय नारा लगाना है? हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्यों? क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो बैलेंस से क्वेश्चन हुआ ना, ये दोनों तरफ अगर एटम सेम होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम होंगे, तो मास तो इक्वल हो ही नहीं जाएगा, टोटल मास वही है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए,
ठीक है, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक देखो, आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिभाषा और पूछा जाए तो सीधा बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, एक परिभाषा ये है। दूसरा परिभाषा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तीसरा परिभाषा ये कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान का। तीन परिभाषा अंग्रेजी में सुन लो। टोटल मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन बोलना जरूरी है, ठीक है, बाद में समझ आएगा। पहला पॉइंट, पहला डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन कि टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। दो डेफिनेशन हुआ। तीसरा डेफिनेशन है कि टोटल मास इन अ द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझे बात को? अरे समझा? अब बताओ रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के नाम बोलो? अनबैलेंस। किसको बोलोगे अनबैलेंस? किसको बोलोगे? जिसमें दोनों साइड एलिमेंट, सभी एलिमेंट के एटम की संख्या सेम ना हो, उसको अनबैलेंस। जिसमें इक्वल हो उसको बोलते हैं बैलेंस। ओके, और जब भी बैलेंस होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल होगा। बैलेंस नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल नहीं होगा। क्यों करते हैं बैलेंस? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फुलफिल हो जाए, क्योंकि मास बर्बाद नहीं होता है, पैदा भी नहीं होता है। जितना लेकर चलेंगे स्टार्टिंग में, फाइनल भी उतना ही रहेगा। तो समझ में आ गया बात? सारी बातों को छापो, टोटल करो, और सबका डेफिनेशन खुद से लिख कर लाओगे। तुम्हारा काम है कि अनबैलेंस क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, वो क्या होता है, सारी बातें। ओके, खुद से। ओके।